तो चलिए हम लोग बच्चों आज शुरुआत करते हैं चैप्टर का। इस चैप्टर में मक्खी है। चलिए इस चैप्टर में जानेंगे हम लोग कि क्या क्या हम लोग को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। जो सबसे पहले है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बाद फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रूव किया था। उसके बाद है फैराडे के जो नियम हैं हम लोग उसको जानेंगे। फिर लेंज का लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लेंज के लॉ को ही नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ कि इंड्यूस ईएमएफ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो। उसके बाद है छठा है मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ, किस किस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट कर सकते हैं, जिसके अंदर पहला ऑप्शन होता है बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा बाई चेंजिंग द एरिया और तीसरा बाई चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन। इन तीनों को कंडीशन वाइज हम लोग इसको अंदर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एडी करंट, जो कि सिलेबस में नहीं है फिर भी जान लेंगे कि एडी करंट क्या होता है। उसके बाद है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो इसके ऊपर क्या है बेस्ड हैं, इनके ऊपर प्रिंसिपल्ड हैं और इन्हीं की मदद से क्या करते हैं ऑपरेट होते हैं। जिसमें कि बहुत कॉमन चीज़ जानते होंगे आप, एसी जनरेटर। जो एसी जनरेटर होता है वो भी हम लोग का क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्या करता है, वो फॉलो करता है। सेल्फ और म्यूचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सेल्फ और म्यूचुअल पढ़ना है, जरूरी है। मार्क्स में आप ले लो तो ये इसको 4 मार्क्स 4 to 6 मार्क्स अप्रोक्स, ठीक है। पर इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसे जाते हैं जो बहुत आसान होता है, मतलब जैसे आप क्वेश्चन कर जाओगे, क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको खुश हो जाओगे कि अरे तो आ रहा है, हमको फ्री में मार्क्स मिल गया, इस टाइप का इसमें के अंदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसकी स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले तो आएगा व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हमने मालूम करना होता है कि मैग्नेट के अंदर से कुछ निकलता है। तो मान लो हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये जो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाके मिलता है, ये होता क्या है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक। और जब इस फील्ड को किसी सरफेस एरिया से पास करवाते हैं, यानी इसी फील्ड को जब हम एक किससे पास करवाएंगे, सरफेस एरिया से पास करवाएंगे, तो इसका नाम बदल के फ्लक्स हो जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस एरिया। यानी जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जब भी किसी सरफेस से पास करता है नॉर्मली, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, जिसको और कॉमनली हम फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स दो जगह है, एक तो मैग्नेटिक वाले इलाके में भी फ्लक्स देखने को मिलता है और दूसरा हमको ना इलेक्ट्रिक में भी फ्लक्स देखने को मिलता है। दोनों जगह फ्लक्स की अवेलेबिलिटी है, इसके वजह से हमको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि हम कौन से फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज, कैसे हम इसको और कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले के हिसाब से। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, हमारे पास फॉर्मूला आता है। जब डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस आता है, तो फिर वहां पे हमारे पास आता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये लग तो रहा है कि डेरिवेशन है पर है नहीं, सिंपल चीज है, बस एक स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। और इसके संग आप गौर करोगे ये ds है ना, ds किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, तो मान लो किसी भी सरफेस पे, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर जो भी आप रखोगे डायरेक्शन में, उसी को हम एरिया वेक्टर का भी नाम देते हैं। बात समझ में आई, तो ये है एरिया वेक्टर हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस फ्लक्स को हम कई तरीके समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप गौर करो तो ये ds है, एरिया वेक्टर, इससे ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है b, और इसका एक कंपोनेंट पार्ट है b cos थीटा। यानी ये जो कंपोनेंट है जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, उसी से मतलब है हमको, एकदम b से मतलब नहीं है।
क्योंकि एकदम 20 से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो नहीं निकलेगी, जब कॉस कंपोनेंट का उपयोग करते हैं तब निकलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम इससे यहाँ पे एक कंपोनेंट ड्रॉ कर लो। अब मान लो कि ये b है, ठीक है, और इसके संग क्या है, नहीं ये b है ना, तो ऐसे ड्रॉ करो, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला, ठीक है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। ये b है तो इसके संग थीटा है तो क्या बनेगा, b cos, और इसके संग थीटा नहीं है तो क्या बनेगा, b sin। तो b sin के कंपोनेंट में हमको कुछ नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी उसका फ्लक्स का, लेकिन b cos के कंपोनेंट में ही हमको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि सरफेस वेक्टर का भी जो डायरेक्शन है और cos का भी डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री। कितना बनता है, 0, क्योंकि दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री बनेगा। इस वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। बात समझे, सबसे मैक्सिमम फ्लक्स हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव फ्लक्स की बात करो तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज पॉजिटिव जब 0 से 90 के बीच में हो। जब भी एंगल दोनों के बीच में 0 या 90 के बीच में होगा तो हमें पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, और जब एंगल 90 और 270 होगा तो कैसा मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा, नो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, ठीक। और अगर 180 हो जाए, क्या हो जाए, 180, तो 180 का सेंस है cos 180 के लिए -1 होती है, तो उस केस में हमको निगेटिव फ्लक्स देखने को मिलेगा। बात समझ में आई, कोई डाउट है इसमें? तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का पूरा कंप्लीट डेफिनेशन। बाकी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होने वाली ही चीज़ है ना, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, क्योंकि एरिया तो फिक्स है, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड में कितना परिवर्तन कर रहे हो उस हिसाब से क्या चेंज होता है, फ्लक्स में परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास आगे, वो है, तो अभी देखो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल, जो अभी आपका सवाल था कि कैसे चेंज होगा, तो उसके लिए सबसे पहले वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, तीसरा ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है, और चौथा सभी कॉम्बिनेशन को मिला के, ठीक है, उस पर भी ये सब डिपेंड करेगा, या एक एक करके चेंज करो या सभी को चेंज कर दो तो भी हमको मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वालिटी क्या है प्रॉपर्टी में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद एसाइड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वेबर से या टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये इसका असाइनमेंट है। नेक्स्ट है सीजीएस में इसको मैक्सवेल भी बोलते हैं। 1 मैक्सवेल की वैल्यू 10⁻⁸ वेबर के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकल रहा है, फ्लक्स जो निकल रहा है, अगर हम उसको पर यूनिट एरिया यानी फिर एरिया से डिवाइड करें तो उसी को बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी इन द सेंस समझना कि किसी एक फिक्स जगह से कितनी संख्याओं में फ्लक्स क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो जितनी ज़्यादा संख्या में फ्लक्स निकलेगा उसकी डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, कम निकलेगा तो कम। नेक्स्ट है हमारे पास फैराडे का एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो फैराडे ने किया यूँ कि एक मैग्नेट लिया, एक अरेंजमेंट मैग्नेट का, उस मैग्नेट में उन्होंने किया यूँ कि इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर क्या किया उन्होंने डाल के, और इसे अप एंड डाउन यानी कि बार बार उसको क्या किया, मूवमेंट में लाया, मोशन में लाया, जिसकी वजह से जो उन्होंने गैल्वेमीटर लगाया था उसके अंदर क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन मिला। वो डिफ्लेक्शन हमें बता रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग की वजह से यहाँ पे एक करंट डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल डेवलप उसको बोलते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में सबसे पहले फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से ही क्या किया था, सबको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अभी देखो वही सेम कुछ है यहाँ पे, देख रहे हो ये फील्ड है, ये फील्ड जब इसके अंदर से पास करेगा, जब अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जिसके वजह से फ्लक्स क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, और फ्लक्स के चेंज से ही क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, द इंड्यूस्ड पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट इन कॉइल। ये सब प्रॉपर्टीज हैं कि जब भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए ये सारे के सारे,
तो उन एक्सपेरिमेंट का जब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन देखा गया तो हमें देखने में मिला ये, ठीक है, जिसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं, उन सभी पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, या तो कॉइल को भी मतलब कॉइल को घुमाओ, या तो मैग्नेट को घुमाओ, या तो दोनों को घुमाओ, ठीक है। उसके बाद है द इंड्यूस पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिज्म इन द कॉइल, और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट टू द गैलोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर। ये कहने का मतलब है कि जब मैग्नेट को जब अंदर ले जाते थे तो उस समय अगर डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में है, तो जब बाहर लेके आते थे तो राइट साइड में होता था, जो बताते थे कि जैसे जैसे आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो फ्लक्स का, वैसे वैसे इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ में भी चेंजिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, नोट पे आते हैं हम, ए कॉइल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट। फिर इस एक्सपेरिमेंट से पता चला ऑब्जर्वेशन के बाद कि हम कॉइल को भी मूव करा सकते हैं अगर मैग्नेट को फिक्स कर दिया जाए तो। दो काम कर सकते हैं, या तो मैग्नेट को फिक्स कर दो कॉइल को मूव कराओ, या तो कॉइल को फिक्स कर दो मैग्नेट को मूव कराओ। दोनों में से कुछ भी कराओगे इंड्यूस ईएमएफ का प्रोडक्शन हमारे देखने को मिलेगा। बात समझे। नेक्स्ट है हमारे पास बोथ को, यही बात सेम लिख रहा है जैसे हमने अभी बताया, बोथ कॉइल एंड मैग्नेट कैन बी मूव्ड, दोनों को मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन, जैसे जैसे पोजीशन चेंज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगी, चेंज होगी। करंट एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इज लार्ज इफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज लार्ज। कहने का मतलब है कि जब आप स्पीड बढ़ाओगे दोनों का, तो उनके अंदर जो इंड्यूस प्रोडक्शन हो रहा है ईएमएफ और करंट का, उसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, ज़्यादा मिलेगी। यानी वो पूरी तरह डिपेंड करती है आपके वेलोसिटी पे भी, कि आप कितना तेज आप उसको क्या कर रहे हो, अपनी जगह से क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, यानी कितना तेज कॉइल के अंदर मैग्नेट ले जा रहे हो और बाहर लेके आ रहे हो, इस पे भी डिपेंडेंसी है। नेक्स्ट है हमारे पास फैराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या कर रहा था, वो है कि व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज जीरो। देख लो यहाँ पे सीन है, यहाँ पे दो है ना, देखो एक के अंदर आपने देखो कि बैटरी लगी हुई है और दूसरे के अंदर केवल गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। उसी तरह इसमें बैटरी लगी है और गैल्वेनोमीटर लगा है। तो उन्होंने बोला कि व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड करंट ग्रोज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। यानी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से, ऐसा होने की वजह से हमको सेकेंडरी कॉइल में क्या मिलेगा, हमें सेकेंडरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर में क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। और ये डिफ्लेक्शन हमें क्या बताता है, ये डिफ्लेक्शन हमें बताता है किसके बारे में, इंड्यूस ईएमएफ के बारे में, और किसके बारे में, इंड्यूस करंट के बारे में। क्योंकि जब करंट आता है तो ईएमएफ भी आएगा, दोनों संगे संगे रहते हैं, अकेले अकेले कोई नहीं जा सकता। आप समझे। नेक्स्ट है हमारे पास When the primary circuit is open, उसी बात को बकायदे डिस्कस जब किए उन्होंने, एक एक चीज को, केस को जब क्लियरली स्टडी किया, तब जाके उन्होंने कुछ पॉइंट बनाए और उन्हीं पॉइंट्स को नाम दिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि फर्स्ट लॉ में कि whenever there is a change in the magnetic flux linked with a circuit and EMF and hence a current is induced in a circuit and it lasts only so long as the magnetic flux is changing। ठीक है, ये तब तक ये घटना घटेगी, तब तक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, होता रहेगा, जब तक उसके अंदर मोशन कराते रहो या प्राइमरी कॉइल में आप करंट को पास कराते रहो। जो ही आप प्राइमरी कॉइल से करंट को पास कराना रोकोगे या फिर मोशन कराना रोकोगे, वैसे ही सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि रोकोगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब तक तुम करते रहोगे, चलाते रहोगे, तब तक उसके अंदर क्या वैल्यू हमको दिखती रहेगी, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की। बात समझे। नेक्स्ट है सेकंड में, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। वही सेम एक ही बात बार बार दोहरा के दिमाग का दही कर दिया है। ठीक है, वो क्या है कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ है इसके अंदर, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज पे, कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज लाते हैं, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी हम एक बात कह सकते हैं कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, है कि नहीं। जो ईएमएफ है वो फाई पे डिपेंड करता है, वो भी कैसे फाई पे डिपेंड करता है, कैसे फाई पे डिपेंड करता है, डी फाई पे। डी फाई का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा,
टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो यहीं से फैराडे का ये कॉन्सेप्ट जिंदा मुर्दा होके निकल के आता है, ठीक है। तो E प्रोपोर्शनल d∅/dt, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो K आएगा, और K की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तभी हमारे पास फैराडे का जो नियम है E = d∅/dt का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। बात समझ में आई? कोई डाउट? चल, K की वैल्यू 1, तो लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम लोग आगे बात करते हैं लेंज लॉ। अब लेंज का कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो जब फैराडे ने ना अपना कॉन्सेप्ट दिया था, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि जो ईएमएफ है वो d∅/dt के क्या है, बराबर है। तो लेंज ने बोला ना कि नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता है। होता यूं है कि प्रकृति में जो भी कुछ घटना घटती है, कोई ना कोई होता है जो उसका क्या कर रहा होता है, विरोध कर रहा होता है, उसको रजिस्ट कर रहा होता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। जैसे हम चलते हैं तो हमें रोकने की कोशिश कौन करता है, फ्रिक्शन। और ये तो था साइंटिफिक तौर पे, असली तौर पे जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे से रोकने वाले 10 लोग खड़े रहते हैं, है कि नहीं? यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि, तो ये बात को किसने गौर किया, लेंज ने गौर किया। तो उन्होंने बोला कि जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो किसी न किसी के अपोज के वजह से होता है। तो वो अपोज कौन करता है, उसी के साथ उन्होंने क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, और इतना लगाने के बाद इसी को बोल दिया क्या, लेंज लॉ। आप लोग भी कर सकते हो कुछ, हाँ कहीं कर दो, प्लस माइनस हो जाएगा। हाँ प्लस तो पहले से ही था, मैं किसी और फॉर्मूले में जो दिख रहा है मल्टीप्लाई कर दो वहां पे, बस ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। पर उन्होंने इसके ऊपर जो एक्सप्रेशन लिया तो वो भी दिया था कि इट इज लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी बात की थी लेंज ने, दोनों चीज पे चर्चा की थी। एक तो सबसे पहले बताया था कि अपोज करता है, अपने होने का विरोध करता है हमेशा, कि वो घटना घट रही है उसको कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, विरोध कर रहा होगा, फिर भी वो घटना घट रही है, ठीक है। और दूसरी चीज है कंजर्वेशन एनर्जी की, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय तो होता नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पे भी सूटेबल होती थी जब यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया गया। उससे पहले ये हार्नेस हो रहा था, यानी एनर्जी कंजर्वेशन का प्रोसेस नहीं एक्ट कर रहा था। फिर बाद में लेंज ने इस पे पूरा अपना प्रकाश डाला, और प्रकाश डाल के पूरा एनर्जी खेल दिया उसमें, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज मिल गया फिर भविष्य में, नोबेल प्राइज, हाँ एक माइनस नोबेल प्राइज मिलता ना। चलो आगे बात करें। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ बेस्ड ऑन दीज लॉज, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ की मदद से इंड्यूस ईएमएफ की मदद से, ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन निकाले गए। वो क्या है एक्सप्रेशन? तो जैसा है कि E = -d∅/dt, चेंज इन, तो वहां पे कभी भी होता है तो उसमें कॉइल लगे होते हैं, उसमें टर्न होते हैं, किसके, कॉइल के। तो उसके संग जो नया एक्सप्रेशन बना तो उसमें क्या ऐड हो गया, एक्स्ट्रा n। तो जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो वो जानेंगे कि E = -n⁵/dt, जहां पे n रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कई सारे क्या बने होंगे, टर्न्स बने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नहीं, ये तो अब एक्सप्रेशन उसके बाद डेवलप हुआ था, तो लेंज का भी होगा, फैराडे का भी कॉन्सेप्ट रहा होगा, ठीक है। क्योंकि नंबर टर्न पे तो पूरी तरह डिपेंड करेगा हर एक चीज ना, जितने ज्यादा टर्न उतनी ज्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वेयर एज द इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। तो किसी भी सर्किट में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, पर करंट डिपेंड करता है, क्योंकि करंट का कारण होता है चार्ज, और चार्ज जब भी फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस एक्ट में आता है, हाँ या ना, इसीलिए। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन में हमारे पास, आपने देखा एक्सप्रेशन, यही ये वाला एक्सप्रेशन फाइनल, इसको फाइनल एक्सप्रेशन मान लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। इसका उपयोग भी करते हैं अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो, ठीक है, कभी कभी, पर जनरली नहीं है, पर है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ चेंजिंग प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ, यानी इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं हम लोग के पास। तो सबसे पहले है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके भी इंड्यूस ईएमएफ क्या कर सकते हैं,
प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उसकी इंटेंसिटी क्या कर दें, हम ज़्यादा कर दें तो भी हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरा है बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, जिसको बोलते हैं ना कि एक सेकेंड, क्या बोलते हैं इसको कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ लूप व्हिच इज एक्टेड अपॉन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस द ईएमएफ इन द सर्किट कैन बी इंड्यूस। यानी कि एक तौर पर समझो तो यहाँ पे है एक छोटा सा प्लेट और यहाँ पे हम एक बड़ा प्लेट लिए, बताओ इंड्यूस ईएमएफ किस में ज्यादा होगा, बड़े वाले में। क्यों? क्योंकि जब इसमें से फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा पास होगा, और इसमें फ्लक्स क्या होगा, कम पास होगा, तो जाहिर सी बात है कि एरिया पे डिपेंड क्या करता है, ये करता है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके करता है, ईएमएफ के। और इस पे पहले भी जो कॉम्बिनेशन दिया था फैराडे ने, वो यही तो दिया था, हाँ या ना। देखो कैसा लिंक है, डायरेक्टली लिंक है ना आपस में, एक्सेप्ट नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को छोड़ दोगे तो डायरेक्टली लिंक है आपस में, ओके। चलो उसके बाद है हमारे पास द इंड्यूस EMF is due to motion of the loop, so it is known as motional EMF। ठीक है, इसी को motional EMF भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट पूछेगा व्हाट इज मोशनल EMF, तो जब भी किसी सर्किट के अंदर, मतलब कि किसी सेटअप के अंदर इंड्यूस EMF का प्रोडक्शन हो लूप के मूवमेंट से ड्यू टू चेंज इन द फील्ड या चेंज इन द फ्लक्स, इट प्रोड्यूस मोशनल EMF। और मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है EMF इज इक्वल टू माइनस BLV, यानी EMF इज इक्वल टू माइनस BLV, जहां पे B है मैग्नेटिक फील्ड, L है लेंथ, V है वेलोसिटी। ठीक है, जो कि डिपेंड करती है मोशनल EMF के प्रोडक्शन पे। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारे पास अगला, वो आता है अकॉर्डिंग टू लेंज रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट सच दैट इट अपोज द कॉज ऑफ चेंजिंग। अभी इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज ड्यू टू मोशन ऑफ द लूप, ये भी हो गया है। अभी कुछ इसमें अलग, हाँ अलग ये है हमके सामने, अभी जो बताया है ना वही इस स्टेटमेंट के फॉर्म में है, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग राइट हैंड, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो रूल बनाए थे, एक लेफ्ट हैंड रूल, एक राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल जानते हो क्या करता था? लेफ्ट हैंड रूल करता था ना कि वो मैकेनिकल से जब हम इलेक्ट्रिकल बनाते हैं, सॉरी गड़बड़ हो गया, जब इलेक्ट्रिकल से हम क्या बनाते हैं, मैकेनिकल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मोटर हम बैटरी जोड़ते हैं तो मोटर नचता है, उसके अंदर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम करता है, और फ्लेमिंग का राइट तब कहाँ काम करेगा, जब हम इसी का काम क्या कर देंगे, उल्टा। यानी कि हम मैकेनिकल से क्या बनाएं, इलेक्ट्रिकल, जैसे टरबाइन, क्या कहते हैं जनरेटर, ये सब तो इसी के प्रिंसिपल हैं। पहले के समय में साइकिल में एक गड़ारी से लगता था, साइकिल जाते थे लोग तो गड़ारी घूमता था, तो साइकिल में आगे बत्ती लगी होती है हेडलाइट टाइप की। कभी गौर करना, अभी इस समय तो नहीं देखने को मिलेगा, पहले के टाइम में साइकिल में हेडलाइट भी लगा होता था आगे, रात को लोग चलते थे साइकिल से चलते थे, हाँ इतना बड़ा था हेडलाइट टाइप का, उसमें बत्ती लगी होती थी, उससे तार जाता था एक इतना गड़ारी टाइप का, उसको बोलते हैं डायनामो। ठीक है, वो डायनामो साइकिल के चक्के पे लगा हुआ था, साइकिल चलती थी, चक्का के संग डायनामो भी क्या करता था, चलता था। डायनामो चलेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, और उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग का जो आय का साइकिल जो बत्ती था वो क्या करता था, ऑपरेट होता था। ठीक है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में तीन कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, तीन फिंगर हैं। पहला है थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। जो थंब है वो मोशन है, ठीक है, मोशन मतलब किसका मोशन, यानी फोर्स की बात कर लेते हैं। मिडिल फिंगर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरे का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट है इंड्यूस करंट। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस करंट, क्योंकि इन दोनों की मदद से ये क्या हुआ है, बना है। ठीक है, कि तुम किसी को मोशन करा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक, ईएमएफ तो रहेगा यार, ईएमएफ के बिना कैसे चलेगा, वो करंट फ्लो कैसे होगा ईएमएफ के बिना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आगे, वो है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ फील्ड। मतलब हम फील्ड का ओरिएंटेशन भी अगर चेंज करेंगे
तो भी हमको फ्लक्स में चेंजिंग देखने को मिलेगा, इंड्यूस में प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये गौर करो, ये भी उसी टाइप का है, इसमें निब्बा निब्बी आएगा, यहाँ पे गौर करो, ठीक है। ये एसी वाले में था, जब एसी जनरेटर पढ़ रहे थे तो E = NBA sin ओमेगा t, ये है एक्सप्रेशन फॉर द जनरेटर केस में था, ठीक है। और ये कॉइल है, ये कॉइल जब रोटेट होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और कौन रोटेट करवाता है, तो इसके आगे एक टरबाइन लगा होता है, टरबाइन में पानी गिराओगे, अंदर कॉइल नचेगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। जनरेटर दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। डीसी से कोई मतलब है नहीं, हम सीधा एसी की बात कर रहे हैं कि एसी में अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बात समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास आगे, वो है अभी देखो ईएमएफ में परिवर्तन दिखेगा ना, द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। देखो जनरेटर में एक यही प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। जब आप उसको घुमाओगे, यानी द ईएमएफ चेंज कंडीशनली इन मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्टिंग विद रिस्पेक्ट टाइम इन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यानी कॉन्टिन्यूसली ये क्या कर रहा है, जब प्रोडक्शन कर रहे हो तो चेंज हो रहा है। तो इस वाले केस में ईएमएफ, इस वाले केस में भी ईएमएफ, किसी भी केस में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अल्टरनेटिंग हो रहा है। कारण क्या है उसका, कारण है कि वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे उपयोग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडी करंट और फोकल करंट। ये सिलेबस में नहीं है, बस ना जानेंगे एडी करंट क्या होता है। तो एडी करंट एंड इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन अ सॉलिड मेटल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एडी करंट। यानी कि जब भी किसी सॉलिड मेटल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, जब भी आप उसके अंदर फ्लक्स में क्या करो, चेंजिंग करो, तो उस करंट को बोलते हैं हम लोग क्या, एडी करंट। एडी करंट का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इंडक्शन फर्नेस में इसका उपयोग करते हैं, आयरन ओर में उपयोग करते हैं। आयरन ओर का मतलब जब आयरन ओर को पिघलाना होता है तो भी हम एडी करंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीडोमीटर के अंदर एडी करंट का उपयोग होता है, इसमें जो गाड़ी होती है 2 व्हीलर उसमें, ठीक है। उसके बाद डेड बीट गैल्वेनोमीटर, सिलेबस में नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो ब्रेक्स होते हैं उसमें भी किसका उपयोग करते हैं हम लोग, एडी करंट का, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक वाले ब्रेक कैसे लगते हैं, तो तुरंत ब्रेक लग जाते हैं और झटका ही नहीं लगता ज़्यादा। सीन क्या होता है, तो वहाँ पे चक्के में एडी करंट प्रोड्यूस होता है, जब एडी करंट प्रोड्यूस होता है उसको क्या कर देता है, जाम कर देता है, जाम कर देता है, ट्रेन क्या हो जाती है, रुक जाती है। फिर एडी करंट ऑफ करते हैं, चीज़ें चलने लगती है, क्योंकि वैसे भी ट्रेन का जो चक्का होता है कैसा होता है, लोहे का होता है। कैसा होता है, लोहे का होता है। तो लोहे का होगा तो जाहिर सी बात है मेटेलिक है, तो हम इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। बात समझे। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस ये है कि जब किसी और की वजह से नहीं, खुद की वजह से खुद में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो इट इज द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट एंड हेंस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि चेंज करंट के चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से खुद में जो इंडक्शन हो जाए, इंड्यूस में प्रोड्यूस हो, उसी को क्या बोलते हैं, तो सेल्फ इंडक्शन। अब देखो, इंड्यूस ईएमएफ अपोज द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट इन द कॉइल एंड हेंस डिले करंट टू रिक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू। और ये क्या करता है, जैसा कि लेंज लॉ क्या बोलता है, हमेशा अपोज करेगा। तो ये करता क्या है ना, कि करंट की वैल्यू को स्लो करता है, कि तेजी से करंट फ्लो ना हो। पर हम क्या करते हैं, हम उसका रोटेशन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। किसी चीज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझे। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया कहते हैं, जो चाहता है कि जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे, कभी भी उसके अंदर चेंजिंग ना हो। यानी कहने का मतलब अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट, यानी ग्रोथ का, करंट की ग्रोथ को क्या करता है, ये हमेशा विरोध करता है, अपोज करता है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो जो भी फ्लक्स है ना वो करंट पे डिपेंड करता है। तो जब इसको प्रोपोर्शनल होता है तो आता है यहाँ पे Li, क्या आता है, Li, जहाँ पे L है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और फिर हम उसको इसमें उपयोग करते हैं, E = -d∅dt, तो E = -L/di/dt। अब यही है हमारा सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला।
कॉपी पेस्ट। कॉपी, हाँ कॉपी तो है। कॉपी मतलब, अरे तो इसमें कोई साइंटिस्ट थोड़ा आ रहा है अलग से, यही साइंटिस्ट लोग हैं, फैराडे का ही कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, नए साइंटिस्ट आएंगे तो नया नाम आएगा आपके सामने, क्लियर। अब इसका असाइनमेंट होता है हेनरी, क्या होता है हेनरी। अब यहाँ पे नया साइंटिस्ट है कि इसके असाइनमेंट के बारे में किसने दिया था, हेनरी ने दिया था, ठीक है। तो HENRY कैपिटल H से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं इंडक्टर। क्या होता है, इंडक्टर। इंडक्टर यहीं से आता है, ये है इंडक्टर का मेन कॉन्सेप्ट, यहीं से इंडक्टर आता है उठ के। क्यों, AC में भी तो L का ही उपयोग करते थे, याद करो। इंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते थे आप, L से रिप्रेजेंट करते थे, समझे ना समझे। क्यों कंफ्यूजन होगा आपको, नहीं होगा, नहीं होगा, टेंशन मत। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो असाइनमेंट ऑफ हेनरी असाइनमेंट है, या फिर एक और है वेबर भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, वेबर भी साइंटिस्ट ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, यानी किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन आया तो हमें एक्सप्रेशन में ये वैल्यू बनानी पड़ेगी। आपके पास एक लिखा होगा पॉइंट यहाँ पे, L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A, और भी कुछ है इसके अलावा, अपॉन में पता नहीं क्या लिया, ये L जैसा कुछ है, क्या है देखिए तो अपॉन, नहीं नहीं यही है, अपॉन L है ना, ये L है, हाँ अपॉन L है, अपॉन L है, ठीक है। यही जो फॉर्मूला है वो सोलेनॉइड का फॉर्मूला है जब भी वो सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा, जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है एनर्जी इन अ इंडक्टर। तो एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं। तो इसको आता है W इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, जहाँ पे L है इंडक्टर, I है करंट, और उसका स्क्वायर करेंगे। याद करो कैपेसिटर में तो हाफ CV स्क्वायर होता था, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड, उसी प्रकार इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगा वो होगा आपका हाफ LI स्क्वायर में दिखेगा, ठीक है। समझ आया, और कुछ नहीं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग EMF इन द सेकेंडरी कॉइल टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। यानी कि दो कॉइल हैं, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी। प्राइमरी में तो हम लोग करंट में परिवर्तन करेंगे तो हमको सेकेंडरी में क्या दिखेगा, चेंज दिखेगा, इंड्यूस EMF दिखेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन, यानी किसी एक के वजह से दूसरे के अंदर क्या दिखे, परिवर्तन दिखे, बिना आपस में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट के, यानी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है फिर भी क्या दिखे, चेंज दिखे। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन को हम M से दिखाते हैं, याद करो इससे पहले वाले को L से दिखाते हैं, अब इसको हम M से दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी केस आता है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो फाई इज इक्वल टू MI, ठीक है। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो फाई इज इक्वल टू MI, जहाँ पे M है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वहाँ पे L था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। उसी तरीके से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा EMF इज इक्वल टू माइनस MdI/dt, EMF के फॉर्म में। वहाँ पे L दिया जाता था, यहाँ पे M दिया जाएगा, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। और फिर फर्दर जब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, जैसे हम लोग पहले एक्सप्रेशन कर रहे थे वैसे ही सेम एक्सप्रेशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। पर अंतर क्या आएगा, अंतर आएगा वहाँ पे एक ही कॉइल होता था, यहाँ पे दो कॉइल हैं, इसलिए N1 N2 का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। N1, हाँ दो कॉइल ना, दो कॉइल है, दोनों का टर्न अलग अलग है, तो एक का N1 दूसरे का N2। पर गौर करो फॉर्मूले से मैच करो तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है।
हाँ या ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट है, तो अब आगे इसी के साथ ये समाप्ति हो जाता है, ठीक है। तो फॉर टू लॉन्ग को एक्सटेंड ऑफ सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम एंड लीड्स टू द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो लॉन्ग सोलेनॉइड हैं, दोनों का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया लगभग सेम है, तो दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा? सेम ही होगा, ठीक है। और उनका प्रिंसिपल एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। बात समझ आई? तो नेक्स्ट ऐसे करके ये हमारा हो जाता है म्यूचुअल इंडक्शन समाप्त, ठीक है। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चन था? ओनली इंडक्शन का मतलब क्या, मतलब क्वेश्चन क्या है? बस इंडक्शन। अच्छा, इंडक्शन का मतलब उसको बोलते हैं प्रेरित या प्रेरणा। इंग्लिश ही बोल रहा हूँ। अच्छा इंग्लिश। इंड्यूस का मतलब, इंड्यूस शब्द का मतलब मोटिवेशन, यानी कि जब कोई मोटिवेट हो जाता है, जैसे मान चलो तुम संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखी और मोटिवेट हो गए कि मुझे कल से 10 घंटा नहीं पूरे 23 घंटा पढ़ना है एक दिन में, ठीक है। तो ये कैसे आया है, ये क्या है अपने अंदर आया है, ये इसको बोलते हैं, ये आप इंड्यूस हो गए। किससे इंड्यूस हो गए? जैसे जनरली हम अपने लाइफ में किसी न किसी से इंड्यूस होते रहते हैं, जिसके हम चाहते हैं ना कि हम फलाने जैसा बने या उसके जैसे सीखें। ऐसा होता है ना, चीज़ें होती हैं। जैसे कई लोग आइंस्टाइन को पकड़ते हैं, कई लोग न्यूटन को पकड़ते हैं, कई लोग अलग अलग लोग को, कोई अक्षय कुमार किसी के फैन है, मतलब अक्षय कुमार को कोई लाइक कर रहा है, कोई MS धोनी को लाइक कर रहा है, कोई सलमान खान को लाइक कर, समझ रहे हो? ये लोग जब लाइक में भी दो प्रकार का है। एक है भाई लाइक कर रहे हैं, बात खत्म, ना अच्छा लगता है बंदे का, मूवी देखते हैं या फिर वो क्रिकेटर अच्छा लगता है। लेकिन एक होता है ना, घुस जाते हैं। नहीं, कहने का मतलब अगर वो बाल ऐसे झाड़ रहा है तो हम भी ऐसे ही झाड़ेंगे। हाँ, अगर वो यहाँ पे टैटू बनवाया है तो हम यहाँ पे टैटू बनवाएंगे। इसको बोलते हैं इंडक्शन, वो भी भयंकर वाला, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ध्यान देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। जो जानना है आपको वो है आपका, इफ टू सोलेनॉइड्स आर वाउंड ऑन अ मैग्नेटिक कोर ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर देन m इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमने दो सोलेनॉइड को वाउंड किया एक मैग्नेटिक कोर के ऊपर, कोर समझते हो ना, सॉफ्ट आयरन कोर, हार्ड आयरन कोर या मैग्नेटिक कोर, उसके ऊपर जब वाउंड करेंगे तो उसकी परमेबिलिटी में जो चेंजिंग आएगा उसको हम एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ये है चेंज इन परमेबिलिटी, जो परमेबिलिटी में चेंजिंग करें, क्योंकि हमने सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। सोलेनॉइड ये नहीं बोलता है ना कि आप उसके अंदर कोर उपयोग करो, पर हमने इसके अंदर क्या उपयोग किया है, कोर उपयोग किया है, जिसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी हमको एक्सप्रेशन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, इफ द सोलेनॉइड S1 and S2 हैव नंबर ऑफ टर्न N1 and N2 डिफरेंट रेडियाई R1 and R2, देन एक नया एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलता है। जैसे इसी का उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर बाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर होता है ना, तो ट्रांसफार्मर गौर करोगे तो दो कॉइल होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी का थिकनेस अलग होता है और सेकेंडरी का थिकनेस क्या होता है, इसके ऊपर आउटपुट और इनपुट में क्या करती है, डिपेंडेंसी करती है। तो ये फॉर्मूले का उपयोग उनको सिखाया जाता है कि कैसे हम पैसा का बचत करें। बात समझ में आए? तो क्योंकि अपना एक कैलकुलेशन लगाएंगे, तुमको चाहिए 250 वोल्ट, तो तुमको 250 वोल्ट हम आउटपुट करा देंगे, समझ गए। पर हम उसमें बचत भी क्या कर लेंगे, साथ में कर लेंगे, महंगा भी नहीं पड़ेगा और सही भी रहेगा, समझो। इसको कहते हैं ब्रेन पावर। नेक्स्ट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ओनली ऑन रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड। यानी सोलेनॉइड के प्लेसमेंट पे क्या डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये सिलेबस में नहीं है कोफिशिएंट कपलिंग, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा कोई टेंशन नहीं करने का, पर जान लो जब भी दो कॉइल्स को आपस में क्या करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस करते हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जब उसको कैलकुलेट करते हैं, देखो ये एक रिलेशन आता है, कैपिटल K इज इक्वल टू m बाई रूट अंडर L1 L2। यानी कि एक ही एक्सप्रेशन में म्यूचुअल और सेल्फ दोनों क्या होते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इफ L1 and L2 आर इन सीरीज देन L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अगर दो इंडक्टर आपस में सीरीज हैं तो उनको सिंपल एडिशन में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, नहीं बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह, अगर याद करो थोड़ा तो, ठीक है। और अगर दो इंडक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनको कैसे जोड़ेंगे हम, रेसिप्रोकल में जोड़ेंगे, ये भी रेजिस्टेंस की तरह। यानी एक तौर पे सोचो तो इंडक्टर क्या है,
रेजिस्टेंस की क्या है, लगभग सिमिलर। ठीक है, अंतर क्या है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है और इंडक्टर मैग्नेटिक रेजोनेंस को प्रपोज करता है। बात समझ में आई? तो इसी के साथ जो होता हम लोग कि चैप्टर हो गया समाप्त हो गया। ठीक है, चैप्टर खत्म। अब कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।